अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक यंग और एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जिसने बिज़नेस शुरू किया, उसे स्टेबल किया और फिर बहुत ऊपर लेकर गया। मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद ये शख्स इतनी तरक्की करेगा कि इसकी पूरी फैमिली की किस्मत इससे बदल जाएगी इस कारोबार से। लेकिन वो कारोबार जब तेज़ी से ग्रो कर रहा था तो एकदम डिक्लाइन की तरफ आया और फिर इतना डिक्लाइन किया उस कारोबार ने कि खुदा की पनाह। मैं उस स्टोरी को आपको सुनाऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि इस पूरी स्टोरी में फाइंडिंग्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हमें गौर करनी हैं और किन किन चीज़ों पे हमें देखना है कि ये चीज़ें गलत की उसने और उसका उसे नुकसान उठाना पड़ा। चलें जी, उस शख्स की कहानी सुनते हैं। आज से 12 साल पहले उस शख्स ने ये कारोबार शुरू किया और उसने नौकरी छोड़ के ये काम शुरू किया और फिर उसने ना दिन देखा ना रात देखी, वो काम करता रहा। वो उस कंपनी का CEO भी था, वो उस कंपनी का चपरासी भी था, वो उस कंपनी का स्वीपर भी था। उसने एक दो लोग और रख लिए, लेकिन सारा काम वो खुद करता था, बहुत ज़्यादा काम बल्कि वो खुद करता था। सारा तो नहीं, ज़ाहिर है और लोग भी काम कर रहे थे। और उसने ये ठानी हुई थी कि वो बिज़नेस को इतना इस्टेब्लिश करेगा और इतनी जल्दी इस्टेब्लिश करेगा कि वो बिज़नेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अब वजह क्या थी? उसके पास लिमिटेड सेविंग्स थी, उसने जॉब छोड़ी थी। कुछ महीने तो वो सर्वाइव कर सकता था, लेकिन अगर वो बिज़नेस लॉस पे चलता रहता तो फिर उसे दोबारा जॉब की तरफ जाना था। तो उसने ठानी हुई थी कि बहुत जल्दी मैंने इस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल करना है। और उसने शायद मुझे एक दफ़ा ये भी कहा कि अगर मेरी शादी की एज आ चुकी है तो अगर मैंने काम सेट ना किया, नौकरी छोड़ चुका हूँ, तो कोई शायद मुझे लड़की भी नहीं देगा। ये सोच के उसने बहुत मेहनत की और उस बिज़नेस को स्टेबलाइज कर लिया। बहुत जल्दी उस बिज़नेस को उसने प्रॉफिटेबल कर लिया। पहले ब्रेक इवन पे आया, फिर प्रॉफिटेबल हुआ। अभी इतना प्रॉफिटेबल नहीं हुआ था जितनी उसकी तनख्वाह थी। बहुत उसके भी कुछ ही अरसे बाद मैं कहूँगा उसे इतना प्रॉफिट होने लग गया कि तनख्वाह से ज़्यादा पैसे वो कमाने लग गया जितने वो कमाता था। अब तनख्वाह से भी ज़्यादा कमाने लग गया तो उसने अपनी तनख्वाह निकालनी शुरू की, कुछ बिज़नेस में स्पेंड करना शुरू किया और मेहनत कम नहीं की। वो बिज़नेस उसी तरह ग्रो करता गया। उसकी शादी भी हो गई, उसी तरह वो बिज़नेस ग्रो करता गया और इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा था कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। घर वालों की तरफ से भी इंकरेजमेंट शुरू हो गई, क्योंकि उन्हें अब अंदाज़ा हो गया था कि इतना ज़्यादा कमाने लग गया है कि अब हमें इसे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि दोबारा नौकरी में चले जाओ। शुरू में कहते रहे कि अभी इतने पैसे नहीं आ रहे, अभी भी सोच लो, कभी बिज़नेस वापस जा सकता है, डाउन हो सकता है, मल्टीपल रीज़न्स हैं। लेकिन फिर भी खैर सपोर्ट भी थी उनकी। और अब ये स्टेज आ चुकी थी कि उन्होंने इनकरेज करना शुरू किया। उन्होंने कहा जी, जॉब के रिश्ते तुम्हारे बंद हैं, अब इस पे मेहनत करो, इसे और बढ़ाओ। और मैं आपको बताऊं, 2011 में, सन 2011 में उस शख्स का प्रॉफिट एवरी मंथ 20 लाख रुपए शुरू हो गया। बहुत ह्यूज प्रॉफिट था। ये सस्ता वक्त था, कंपैरेटिवली बहुत सस्ता वक्त नहीं था, लेकिन आजकल के मुकाबले में काफ़ी सस्ता वक्त था। तो उसने 20 लाख रुपए महीने के कमाना शुरू कर दिए। अब जब इतने सारे पैसे आना शुरू हुए तो उसने अपनी स्पेंडिंग भी ज़्यादा कर ली, अपना घर ले लिया, मतलब मल्टीपल उसकी इन्वेस्टमेंट्स होनी शुरू हो गई, कुछ एसेट्स आना शुरू हो गए। साथ में बिज़नेस में उसने और इन्वेस्ट किया, अपने आप को स्टेबलाइज किया, एंट्री बैरियर्स और लोगों के लिए बढ़ा दिए, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा के ये सब वो करता रहा। अब जब उसके बाद ये सब उसने कुछ कर ही लिया, थोड़ा बहुत कर लिया और डिसाइड किया कि इतने पैसे मैं बिज़नेस की एक्सपेंशन पे लगाऊंगा और बाकी मैं अपने पास रखूंगा। तो उस वक्त किसी ने मशवरा दिया कि कारोबार तो अपनी जगह, कारोबार ज़रूर करो, उसमें तुम्हें एक अच्छी सक्सेस मिल चुकी है, इसके साथ तुम्हारी अपनी रिकग्निशन भी होनी चाहिए। ये फैमिली में ही किसी ने उसे मशवरा दिया। बेसिकली उस शख्स का ख्याल ये था कि हम सबको रिकग्निशन मिलेगी अगर तुम और रिकग्नाइज होगे, और तुम्हारे पास पैसा है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो तुम सियासत में आ जाओ। सियासत शुरू कर दी। जी हाँ, उन्होंने सियासत शुरू कर दी। उन्हें अपने रिश्तेदार का आइडिया पसंद आया। उन्होंने कहा पैसे इतने आसानी से आ जाते हैं, कोई इतना मसला नहीं होता, तो पैसे तो मेरे पास आ गए हैं और बढ़ते जाएंगे पैसे आना, तो मुझे रिकग्निशन चाहिए, इसलिए मैं सियासत करूँगा। उन्होंने थोड़ा टाइम और थोड़े पैसे सियासत पे लगाने शुरू कर दिए।
अपने हलके में जाते थे, वहाँ कुछ टाइम देते थे, कुछ पैसे लगाते थे। बिज़नेस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि अभी बिज़नेस को ज़्यादा टाइम दिया जा रहा था, बिज़नेस में ज़्यादा पैसे डाले जा रहे थे, तो बिज़नेस को इतना फ़र्क नहीं पड़ा। और मेरे ख़्याल में शायद फ़र्क पड़ा भी होगा, उन्हें फ़ील नहीं हुआ कि फ़र्क पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि अभी बिज़नेस का मोमेंटम उस तरह से टूटा नहीं था। मोमेंटम में जब कोई भी चीज़ जा रही हो तो उसके आगे जब रुकावट आती है तो वो ग्रेजुअली स्लो होके ब्रेक होती है, इसलिए मोमेंटम नहीं टूटा था। तो ही वाज सेटिस्फाइड कि मुझे पैसे आ रहे हैं और साथ साथ सियासत भी शुरू हो गई है, सक्सेस मिल जाएगी। 6-7 महीने बाद इलेक्शन की बारी आ गई, तो उससे कोई 6-7 महीने पहले, सॉरी इलेक्शन से 6-7 महीने पहले उन्होंने फैसला किया कि मैं इलेक्शन भी लड़ लूँ, पहला इलेक्शन है लेकिन अपनी रिकग्निशन हो जाए। तो उन्होंने रेगुलरली इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेना शुरू किया। अब जब इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेना शुरू किया तो वहाँ मौजूदगी शुरू कर दी, कारोबार छूट गया, आते थे, जो पैसा आया होता था ड्रॉर से या गल्ला जिसे हम कहते हैं, गले से पैसे निकालते थे, हल्के में चले जाते थे, खर्च करते थे। और 6-7 महीने उन्होंने ये किया। ही वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि इस दफ़ा इलेक्शन नहीं जीतेंगे लेकिन मैं एक अच्छे खासे वोट ले लूँगा। वोट तो उन्होंने बड़े मुनासिब ले लिए, इलेक्शन वो नहीं जीते, लेकिन उस वक्त बिज़नेस पे इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। अब वो 6-7 महीने बैठ भी नहीं रहे थे, तो उनके जो मुलाजमीन थे उन्होंने डायरेक्ट काम करना शुरू कर दिए, उन्होंने बीच में से पैसे चोरी करने शुरू कर दिए, क्योंकि हिसाब किताब ही कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने पैसे भी चोरी करना शुरू कर दिए। और साथ में ये भी हुआ कि नए कस्टमर्स या कस्टमर जो थे उनका उन्होंने फ़ोन भी उठाना छोड़ दिया। तो हर तरफ एक अजीबोगरीब सी सिचुएशन पैदा होनी शुरू हो गई। अकाउंट्स देखना छोड़ दिए थे कारोबार के, लेकिन एक कैलकुलेशन कर ली थी कि अब सियासत नहीं छोड़ी जा सकती, इतने करीब मैं पहुंच चुका हूं, इतने ज़्यादा वोट ले चुका हूं, अब सियासत कैसे छोड़ सकता हूं। धचका तब लगा जब इलेक्शन के कुछ अर्से बाद कुछ मटेरियल ऑर्डर किया और उसकी पेमेंट करनी थी, तो एक पहला चेक बाउंस हुआ। तब थोड़ा सा परेशानी हुई कि ये चेक कैसे बाउंस हो गया। खैर ये सोचा कि मैंने शायद सियासत में ज़्यादा पैसे लगा लिए हैं और ज़्यादा ख़र्चा कर दिया है, कोई बात नहीं, अब ख़र्चा दोबारा से वही नॉर्मल हो जाएगा, अब तो इलेक्शन के करीब जाके ज़्यादा ख़र्चा होगा, तो एक आध एसेट बेच देता हूँ। अपने एसेट्स बेचना शुरू किए, वो सियासत पे भी लगाना शुरू किए, वो बिज़नेस में भी डालना शुरू किए, लेकिन ध्यान बढ़ चुका था, एक तरफ फोकस नहीं रहा था और सियासत की तरफ आधा टाइम लग रहा था, बल्कि शायद आधे से ज़्यादा टाइम लग रहा था, और कारोबार पे थोड़ा टाइम लग रहा था। कुछ लोगों को पकड़ भी लिया बेईमानी करते हुए, उन्हें निकाल भी दिया, उनकी जगह नए बंदे भर्ती नहीं किए भी सही तो कंट्रोल नहीं रहा, चेक नहीं किया, ये सब कुछ उनके साथ होना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता एसेट्स बिकना शुरू हुआ। अगला इलेक्शन आ गया, तब तक कारोबार चलता रहा, इतने एसेट बना चुका था, इतना मोमेंटम बना चुका था, कुछ ना कुछ टाइम भी देना शुरू किया बीच में, तो लॉसेस कुछ कम हो गए, लेकिन खर्चे उसी तरह ज़्यादा हो चुके थे, खर्चे कम नहीं किए जा सकते थे। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि अब ये इलेक्शन तो लड़ना ही लड़ना है, तो बचे खुचे एसेट्स बेच के उन्होंने इलेक्शन लड़ने की ठानी। वो जो एसेट्स बेचे थे उससे कुछ पैसे आ गए और वो इलेक्शन पे लगा दिए। लेकिन आपको पता है कि सियासत में आजकल इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल हो गया और बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं। इलेक्शन तो वो फिर हार गए, लेकिन मेरे ख़्याल में अपनी सक्सेस में भी वो हार गए, क्योंकि अब उनका कारोबार के सारी चीज़ें बिक चुकी थीं, जितना मटेरियल था वो ख़त्म हो चुका था और लोगों के पैसे देने थे, तो देनदार भी हो चुके थे लोगों के, अपने पास कुछ नहीं था, सियासत पे पैसे ख़त्म हो चुके थे। उनकी उस वक्त वो सिचुएशन बन चुकी थी कि वो लोगों से छुपते फिर रहे थे, लोगों को फेस नहीं कर सकते थे, हर बंदा उनके घर तक पहुंच चुका था। और फिर उनकी ये कंडीशन हो गई कि डिप्रेशन में आ गए, साइकोलॉजिकल इशू शुरू हो गए, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई, ये सब कुछ हो गया। ये थी उस शख्स की कहानी। अब मैं बता देता हूँ कि मेरी फाइंडिंग्स इसमें से क्या क्या हैं। एक तो हमेशा फोकस रखें, जो लोग फोकस लूज़ कर जाते हैं उनका अंजाम ये होता है, मुश्किलात भी आती हैं कारोबार में, अच्छा टाइम भी आता है, आपको बुरा भी लगना शुरू हो जाता है, आपकी और प्रायोरिटीज़ भी हो जाती हैं,
लेकिन फोकस लूज़ ना करें। अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो आप तरक्की करते रहेंगे, अदरवाइज़ तंग होंगे। सिस्टम बनाने की कोशिश करें। उसने एक्सपेंशन पे तो खर्चे किए, कारोबार फैलाने पे, बढ़ाने पे तो खर्च किया, लेकिन उस कारोबार को कंट्रोल करने पे खर्च नहीं किया। शायद उसका कारोबार इतनी बुरी तरह कोलैप्स ना करता अगर वो सिस्टम बना लेता। उस पे सारा कारोबार स्टैंड कर रहा था, डिपेंड कर रहा था। जैसे ही वो निकला, कोई सिस्टम नहीं था और सारी चोरी चकारी शुरू हो गई। उसने खुद भी खर्चे किए, लेकिन चोरी चकारी शुरू हो गई और कारोबार बंद हो गया। हिसाब किताब हमेशा रखें। जी हाँ, हिसाब किताब हमेशा रखें। आपने बुज़ुर्गों को देखा होगा, वो घर भी बनाते थे तो हिसाब लिखते थे, तनख्वाह आती थी तो महीने का हिसाब लिखते थे। उसका यकीनन कोई फ़ायदा था, उनका तजर्बा हमसे ज़्यादा था। उस शख्स ने हिसाब किताब रखने का सोचा ही नहीं, और जब कुछ गलत हुआ तो उसे पता ही नहीं लगा, बिकॉज़ हिसाब किताब उसने रखा नहीं हुआ था। खुद भी पैसे निकालने थे तो गिन के निकाल लेता, पता तो होता मैंने इतने पैसे निकाले हैं। कम से कम अगर आधे पैसे उसने निकाले हैं तो आधे पैसे और भी लोग खा के गए हैं, तो ये आधे तो निकल जाते, बाकी आधे तो ना खाए जाते। दूसरी कश्ती में सवार होने का मत सोचें जब तक कि पहली कश्ती स्टेबल ना हो चुकी हो। उसे स्टेबल करें, उसे सिस्टमैटिक करें, और फिर पूरी तरह दूसरी कश्ती में सवार हो सकते हैं आप। मेरे कहने का मतलब है, उसे तो आप टाइम देते रहेंगे, लेकिन आप कुछ और भी कर सकते हैं। ये थी जी आज की वीडियो और स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।